जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू अपनी शिक्षा। माय नेम इज निधि सिंह। जैसा कि आपको पता है कि हम और आप मिलके 12th क्लास का सीबीएसई वाला मतलब सीबीएसई पैटर्न का सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे थे। हालांकि पेपर तो सीबीएसई का है, बट अगर आप आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं देन आप ये भी प्रेफर कर सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चंस के पैटर्न ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, तो आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी बिकॉज वी हैव द सेम सिलेबस। तो हम लोगों ने सेक्शन ए सेक्शन बी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज गो टू द बैक प्लेलिस्ट एंड आप लोग सेक्शन ए और सेक्शन बी जरूर देखें। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि आज हम लोग को क्या सॉल्व करना है, सेक्शन सी। उसके पहले इंट्रो वाला पार्ट, एज वी नो हमारा 70 मार्क्स का जो रिटन पेपर है हम लोग उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। 70 मार्क्स में वी हैव टोटल 5 सेक्शंस, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एज वेल एज सेक्शन ई। तो हम लोगों ने 2 सेक्शंस डिस्कस कर लिए हुए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्चुअली आवर सेक्शन नंबर सी। सेक्शन नंबर सी का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा मतलब हमारे सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 22, बिकॉज हम क्या करते आ रहे हैं, हम लगातार सैंपल पेपर्स को सॉल्व करते आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कह रहा है, दिस इज द सेक्शन नंबर सी। और हमें पता है सेक्शन नंबर सी हमारा कितने मार्क्स का आता है, टोटल हमारा 3 मार्क्स का आता है। तो सेक्शन सी क्या कह रहे हैं, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इन द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमारे जो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें ये स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं और उनका फंक्शंस फॉलोइंग। अच्छा, हमें फंक्शंस पता करना है कि इनका फंक्शंस क्या क्या होता है। पहला हमारा क्या हो गया, सेमिनल वेसिकल हो गया। दूसरा हमारा क्या हो गया, एक्रोसोम हो गया। तीसरा हमारा क्या हो गया, स्क्रोटम हो गया। तो अगर चलो इनके फंक्शंस की बात करते हैं एक एक करके। जो सेमिनल वेसिकल हैं इनमें क्या इनका फंक्शन क्या होता है, बेसिकली ये फंक्शन ये क्या करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं ग्लूकोज एज वेल एज फ्रक्टोज। बेसिकली फ्रक्टोज का सिक्रीशन ज्यादा होता है ताकि जब स्पर्म कहाँ पर से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ट्रेवल होकर कहाँ पर आते हैं, सेमिनल वेसिकल में आते हैं, तो उनको क्या चाहिए होती है, उनकी एनर्जी चाहिए होती है। तो उनको एनर्जी पाने के लिए उनको क्या चाहिए होगा, उन्हें फ्रक्टोज प्रोडक्शन करना, किसका, फ्रक्टोज का। और फ्रक्टोज क्या करता है, एनर्जी देने का काम करता है। ध्यान देना, जब स्पर्म ट्रेवल करके आता है सेमिनल वेसिकल में तो इसके सिक्रीशन के साथ मिक्स होता है। किसके सिक्रीशन के साथ, सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशन के साथ जब मिक्स होता है तो उसी को हम लोग नाम क्या देते हैं, उसी को हम लोग नाम दे देते हैं सीमेन। उसी को हम लोग नाम क्या देते हैं, नाम देते हैं सीमेन। तो यहाँ पर जितना मतलब, और ये एनर्जी क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी, हाँ ये फ्रक्टोज क्या करती है, इसको एनर्जी देती है। और एनर्जी इसको किस लिए रिक्वायर्ड होता है, ये एनर्जी क्या क्या करते हैं, एनर्जी का करते हैं ताकि उनका क्या कर सके, स्विमिंग, हेल्प कर सके उनके स्विमिंग में। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ सेमिनल वेसिकल। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्रोसोम। तो एक्रोसोम कहाँ पर प्रेजेंट होता है, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ देखो स्पर्म का अगर स्ट्रक्चर देखें थोड़ा सा ऐसे ही करके, थोड़ा ड्राइंग मैनेज कर लेना। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा हेड वाला पार्ट। ये हमारा क्या हो जाएगा, हेड वाला पार्ट। ये वाला कौन सा पार्ट हो गया, ये हमारा हो गया। चलो थोड़ा सा अच्छा सा ड्रॉ कर लेते हैं, ऑल्दो बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं है बट विल ट्राई। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया हेड वाला पार्ट। ठीक है, हेड से जुड़ा हुआ पार्ट ये कौन सा होता है, ये वाला हमारा हो जाता है टेल वाला पार्ट। टेल के बाद क्या हो जाता है, मिडिल सॉरी हेड, फिर मिडिल पे हेड नेक पार्ट यहाँ पे हो जाता है, फिर मिडिल पेस, फिर ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाता है, टेल वाला पार्ट। तो एक्रोजोम क्या होता है कि हेड के अपर पार्ट में यहाँ पर क्या फिल होता है, यहाँ पर फिल होता है एक्रोजोम। तो एक्रोजोम क्या करता है, एक्रोजोम में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का फंक्शन क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं पेनिट्रेशन में। ये क्या करते हैं, पेनिट्रेशन में हेल्प करते हैं। और पेनिट्रेशन कहाँ पे करते हैं, ओवम में, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन के टाइम पर, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के टाइम पर ये एक्रोजोम क्या करते हैं, एक्रोजोम में प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और ये क्या करते हैं, ये ओवम को पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यही वाला हेड वाला का एक्रोसोम वाला पार्ट होता है जब फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन होता है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्रोसोम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्क्रोटम, सबसे इसमें क्या होते हैं, ये क्या करना, इसको प्रोटेक्ट करना। किसको प्रोटेक्ट करना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को। या फिर ये कह लो कि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का क्यों हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ताकि इनमें क्या होता है, इनमें होता है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। इनमें क्या होता है, प्रोडक्शन, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है।
और प्रोटेक्ट करना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को, या फिर इसको और थोड़ा सा एलैबोरेट करो तो टेस्टिस को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। तो स्क्रोटम को क्या करना, और हमारे पास टेस्टिस कितनी होती है, हमारे पास जो टेस्टिस होती है वो होती है 1 पेयर, ठीक है। तो इट इज द फंक्शन ऑफ सेमिनल वेसिकल, एक्रोसोम एज वेल एज स्क्रोटम, ठीक है। लेट्स मूव टू द, होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेमिनल वेसिकल का फंक्शन क्या होता है, एनर्जी सोर्स को प्रोवाइड करने में हेल्प करना टू द स्पर्म। स्क्रोटम का फंक्शन क्या होता है कि इस हमारी किसको, टेस्टिस को प्रोटेक्ट करना ताकि स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प कर सके। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, एक्रोसोम। एक्रोसोम का फंक्शन क्या होता है, उसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और वही वाले हाइड्रोलिटिक एंजाइम का काम क्या होता है, वो होता है हमारा ताकि स्पर्म उसको पेनिट्रेशन में हेल्प कर सके। तो लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द स्पेसिफिक लोकेशन। जी हमारा क्या कह रहा है, लोकेशन पूछ रहा है। पिछली बार हमारा क्या पूछा था, फंक्शन पूछा था, ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इन ह्यूमन मेल्स। तो सर्टुलाइज सेल्स कहाँ प्रेजेंट होता है, लेडिक सेल्स कहाँ प्रेजेंट होता है, एज वेल एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है। देखो अभी हम लोग ने देखा पिछले में कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ प्रेजेंट होते हैं। देखो ये दोनों तो दोनों हमारे कहाँ हो जाते हैं, लोकेशन तो हम लोग देखेंगे ही देखेंगे, बट ये दोनों हमारे स्पेसिफिकली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे। तो होता क्या है कि देखो थोड़ा सा फ्लो चार्ट बना के समझेंगे। स्क्रोटम में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस। टेस्टिस का नंबर क्या होता है, 1 पेयर होता है। टेस्टिस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का नंबर अप्रॉक्स टू 200 to 300 होता है, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का नंबर एक में होता है 2 to 3, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, अब इसी का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हमारे जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का समथिंग स्ट्रक्चर ऐसे करके ऐसे ऐसे होता है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, उसमें प्रेजेंट होता है हमारा सर्टुलाइज सेल्स। तो यहीं पर देखो, यहाँ पर कुछ सेल्स ऐसे करके ऐसे 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 ऐसे, ऐसे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ सेल्स क्यूबॉइडल होते हैं, कुछ सेल्स कॉल्यूमनर होते हैं, कुछ सेल्स क्या होते हैं, कुछ सेल्स क्यूबॉइडल होते हैं, ठीक है, क्यूबॉइडल होते हैं। कुछ सेल्स कैसे होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं कॉल्यूमिनर, कुछ सेल्स कॉल्यूमनर, कुछ सेल्स क्यूबॉइडल। तो होता क्या है कि यहीं पर और यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इनसे कुछ अलग हटके यहाँ वाले सेल्स कुछ ऐसे करके ऐसे ऐसे। तो यहाँ वाले सेल्स को क्या बोल दिया जाता है, यहाँ वाले सेल्स को बोल दिया जाता है हमारे यहाँ वाले लेडिक सेल्स को एक एक करके देखते हैं, ये वाले सेल्स को क्या बोला जाता है, लेडिक सेल्स। और लेडिक सेल्स का ही दूसरा नाम क्या होता है, लेडिक सेल्स का दूसरा नाम होता है हमारा इंटरस्टिशियल सेल। लेडिक सेल्स का दूसरा नाम क्या होता है, और इंटरस्टिशियल सेल। थोड़ा सा विजिबिलिटी आई डोंट नो प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को, इंटरस्टिशियल सेल्स। तो ये हमारा, चलो चेंज कर लेते हैं, लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है एंड्रोजन सिक्रेट करना। बेसिकली एंड्रोजन क्या होता है, ग्रुप ऑफ हार्मोन जो कि मेल्स में प्रोड्यूस होता है। तो एंड्रोजन प्रोड्यूस करना कहाँ पे, लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स में। सेकंड हमारा क्या हो गया, सर्टुलाइज सेल्स। तो यहाँ पे यहाँ, और थर्ड हमारा क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो देखो यहीं पे सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो इस स्ट्रक्चर के लिए आप लोग क्या करना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का प्रॉपर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना। वैसे तो आप लोग लोकेशन लिखना है, लेकिन अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर मतलब क्वेश्चन आ जाता है तो आपको फंक्शन लोकेशन तो लिखना ही लिखना है हर एक का, लेकिन कोशिश करना कि एक स्ट्रक्चर रफली ऐसे ड्रॉ कर लेना है, तो ताकि अच्छे से, क्योंकि इसमें इसका भी आंसर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसका भी आंसर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, एज वेल एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसका भी आंसर ऑल्दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ही जाएगा। तो आप लोग क्या करना, इस क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे से या फिर ज्यादा अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए इसको आप लोग दैट डायग्रामेटिक व्यू में समझाना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इन्होंने हालांकि बताया नहीं हुआ है, सिर्फ स्पेसिफिक लोकेशन लिखने के लिए ही कहा है, लेकिन मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे उससे। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता क्या है कि कुछ सेल्स देखो दो टाइप की प्रेजेंट होती है, एक होती है क्यूबॉइडल सेल्स, एक होती है कॉलमनर सेल्स। तो कुछ सेल्स किसकी तरह वर्क करने लगती है, स्पर्मेटोगोनिया के तरीके, स्पर्मेटोगोनिया, या फिर इसी को बोल देते हैं स्पर्मेटोगोनिया, या फिर इसी को बोल देते हैं चलो अच्छा रहने दो, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया दो टाइप की होती है, एक होती है प्राइम स्पर्मेटोगोनिया ए, स्पर्मेटोगोनिया बी, स्पर्मेटोगोनिया
MATO, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया। तो यहाँ पर यही वाली स्पर्मेटोगोनिया किसमें चेंज होती है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। किसमें चेंज होती है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। और इसमें जो कुछ सेल्स होती है वो किसकी तरह करने लगती है? सर्टोलाइज सेल्स की तरीके। तो सर्टोलाइज सेल्स का फंक्शन क्या होता है? सर्टोलाइज सेल्स का फंक्शन होता है किसको क्या प्रोवाइड करना? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना? टू द स्पर्म। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना टू द डेवलपिंग स्पर्म। जितने भी स्पर्म्स डेवलप हो रहे हैं इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ठीक है। और ये स्पर्मेटोगोनिया का क्या फंक्शन होता है? लास्ट में स्पर्म्स का प्रोडक्शन करना, ये वाली सेल्स। तो दिस इज द स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ ऑल दीज सेल्स। होप सो कि आपको ये चीजें क्लियर हुई हो। सो दिस इज फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, that is question number 24. Identify the parts labeled as A. A हमारा कहाँ पर है? A हमारा ये वाला पार्ट है, ठीक है। इन द डायग्राम एंड गिवन बिलो डिस्क्राइब बायोगैस। अच्छा, हमारे इसके 3 क्वेश्चन के पार्ट हैं। 3 हमारा क्या क्या कह रहा है कि सबसे पहले ए जो पार्ट है वो हम लोग क्या कहेंगे इसे? तो इसको समझने के पहले हमें पता होना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर कहाँ का है। तो स्ट्रक्चर बायोगैस प्रोडक्शन का है। ये हमारा डायग्राम क्या दिखा रहा है? ये हमारा डायग्राम दिखा रहा है कि बायोगैस का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है। बेसिकली ये क्या है, इससे हमें पता चलता है ये क्या करता है कि बायोगैस प्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो ए हमें रिकॉग्नाइज करना है एंड डिस्क्राइब बायोगैस। अच्छा, हमें बायोगैस के बारे में बताना है और हमें ये भी बताना है दैट ए क्या है। तो इसमें ए हमारा क्या है? ए हमारा है डाइजेस्टर। ए हमारा क्या है? डाइजेस्टर। इसमें क्या होता है? इसमें जितने भी यहाँ पे क्या होता है? यही इसी डाइजेस्टर में बायोगैस का प्रोडक्शन होता है। तो जैसे जैसे हमारा गैस का प्रोडक्शन होता है, मान लो गैस का पैसे पता चलता है बायोगैस का प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो क्या होता है कि ये पिस्टन जो है ये ऐसे ऐसे मूव करने लगता है। बट ऑब्वियसली यहाँ पे गैस होगा, गैस की वजह से प्रेशर, गैस आएगी तो प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर की वजह से पिस्टन क्या होता है? मूव करने लगता है। और अगर पिस्टन मूव कर रहा है देन विल गेट टू नो दैट यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर गैस का प्रोडक्शन हो रहा है। अगर यहाँ पे पिस्टन मूव नहीं कर रहा है इसका मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो ये हमारा क्या है? डाइजेस्टर। एंड डिस्क्राइब बायोगैस। तो बायोगैस क्या होती है? बायोगैस में बेसिकली मेन कॉम्पोजिशन। अच्छा, विच ग्रुप हमारा बायोगैस का प्रोडक्शन में मेन क्या होता है? बायोगैस में मेन हमारी होती है मीथेन, ठीक है। कुछ अमाउंट ऑफ CO2 और कुछ अमाउंट ऑफ हमारी H2 हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो मेन लेकिन किसका होता है? मेन हमारा होता है हमारा बायोगैस में मीथेन। और बायोगैस क्या होती है? बायोगैस यूज की जाती है एज अ फ्यूल। फ्यूल गैस मतलब क्या होता है? घरों में खाना बनाने के लिए भी यूज की जा सकती है बायोगैस। तो काफी ज्यादा हमारे लिए क्या हो जाता है? काफी ज्यादा इकोनॉमिक हो जाती है ये कंपैरेटिवली टू अनदर। वाई? बिकॉज इसके प्रोडक्शन के लिए जो हमें जरूरत पड़ती है रॉ मटेरियल, देखो नेम द मेन रॉ मटेरियल, जो हमारे लिए इसकी रॉ मटेरियल जरूरत पड़ती है वो इतना ज्यादा मतलब इतना ज्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं। तो रॉ मटेरियल इसके कौन कौन से हो जाते हैं? रॉ मटेरियल हमारा मेन क्या हो जाएगा? काऊ डंग। काऊ डंग बेसिकली ये जो काऊ डंग है हमारा, ये क्या करेगा? ये बायोगैस प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। काऊ डंग हो गया, या फिर एग्रीकल्चर में जो एग्रीकल्चर के टाइम पे जो लिटर वगैरह यूज होता है, एग्रीकल्चर लिटर, या फिर कैटल में जो मतलब बेसिकली ये जो काऊ डंग हो गया, या फिर एग्रीकल्चर वेस्ट में जो लिटर प्रोड्यूस होता है वो भी क्या करता है? वो भी हमारे इस बायोगैस प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये हमारा रॉ मटेरियल हो गया। नेम द ग्रुप्स ऑफ माइक्रोब्स विच आर ऑब्जर्व्ड इन अ बायोगैस प्लांट, मतलब कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स हमारे यूज होते हैं फॉर द बायोगैस प्रोडक्शन। तो हमारे कौन से माइक्रोब्स यूज होते हैं? जो माइक्रोब्स यूज होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मिथानोजेंस या फिर मिथानोबैक्टीरियम। उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं मिथानोजेंस या फिर मिथानोबैक्टीरियम। मिथानोजेंस और दूसरा हम क्या बोलते हैं? इसी को बोल देते हैं, इसी में जो ग्रुप में होते हैं बोलते हैं मिथानोबैक्टीरियम। होता क्या है कि ये मिथानोजन या फिर मिथानोबैक्टीरियम क्या करते हैं? हेल्प करते हैं सेलुलोज के डाइजेशन में। ये क्या करते हैं? सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और क्योंकि सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं तो इसीलिए ये काफी ज्यादा क्या करते हैं? एफिशिएंटली यहाँ पर हमारे काम में आ जाते हैं। तो हमारा क्या है? ये हमारे तीनों के तीनों क्वेश्चंस हमारे मतलब पार्ट्स हमारे सॉल्व हो चुके हैं। सो दिस इज फॉर द क्वेश्चन नंबर 24। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है एक्सप्लेन VNTR एंड डिस्क्राइब्स इट्स रोल इन DNA फिंगरप्रिंटिंग। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि हमारा VNTR किसे कहते हैं। व्हाट इज VNTR? व्हाट इज VNTR? देखो ये वाला जो क्वेश्चन लिया गया है वो किससे लिया गया है? वो हमारा चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और वो अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो VNTR का मतलब होता है कि वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। सब पहले इसको देख लेते हैं। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, उसको हम टेंडम रिपीट्स
ठीक है, इसको एक्सपेंड करना है, मतलब क्या इसका फुल फॉर्म जो था वो हमें बताना है। तो इट इज अ VNTR एंड डिस्क्राइब्स इट्स रोल इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसे कहते हैं? बेसिकली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ मैचिंग। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ मैचिंग दो डीएनए को कंपेयर करने में, या फिर मैचिंग डीएनए, दो डीएनए, दो ऑर्गेनिज्म का, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डीएनए, उनको मैच कराना है, फिर उनको कंपेयर करना। ये सबका काम किसका होता है? ये सबका मतलब इनका काम किसका होता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। तो VNTR कैसे हेल्प करती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में? देखो हमें पता है कि ओवरऑल सबका जो 99.9% ऑफ डीएनए क्या होता है? सारे ह्यूमन बींग्स का सेम रहता है। डिफर कहाँ पे होता है? 0.1% पे क्या होता है? ये डिफरेंस होता है। और इसी 0.1% की डिफरेंस की वजह से जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने आप से क्या करते हैं? इतने अलग अलग रहते हैं। तो ये वेरी नंबर ऑफ रैंडम रिपीट्स, देखो होता क्या है कि ये मान लो हमारा डीएनए हो गया, ठीक है, डीएनए का पार्ट हो गया, तो कुछ सेगमेंट्स क्या रहते हैं? पूरी तरह से सेम रहते हैं। कुछ सेगमेंट्स क्या रहते हैं? पूरी तरह से सेम रहते हैं और अपने आप को कई बार रिपीट करते हैं। अपने आप को क्या रहते हैं? कई बार रिपीट करते हैं। जैसे मान लो ये सेगमेंट हो गया, तो इसी को हम लोग अब बट ऑब्वियस है, और अगर किसी मान लो ये दूसरे ऑर्गेनिज्म का डीएनए, ये क्या है? VNTR वाला पार्ट है। तो होता क्या है कि ये दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, जितने भी सेगमेंट्स है वो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। ये भी क्या हो रहा है? सेगमेंट्स रिपीट कर रहे हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि इसे क्या बोलते हैं? वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट्स। ये कैसे हेल्प करते हैं डीएनए में? मान लो कि ये क्या करते हैं, मान लो ये कोई कोई भी ऑर्गेनिज्म ए है, कोई भी ह्यूमन बींग ए है, ये क्या हो गया? कोई भी ह्यूमन बींग बी है। तो ये इसका डीएनए है, ये इसका डीएनए। अब होता क्या है कि फैमिली मैटर्स में, डिस्प्यूट्स के केस में, या फिर ये हो जाएगा क्रिमिनल को फाइंड आउट करने में कि कौन सा क्रिमिनल, मान लो कि कुछ इंसिडेंट हो गया, किसी भी क्रिमिनल को फाइंड करने में, या फिर फैमिली डिस्प्यूट्स में, तो 2% की डीएनए को क्या करवाया जाता है? मैच करवाया जाता है। तो अगर जिसका बाई चांस डीएनए मैच कर गया, सो सस्पेक्ट यही है, सीआईडी तो सबने ही देखा है। तो कहने का मतलब ये है कि डीएनए को कैसे मैच कराते हैं, ये पूरा का पूरा प्रोसेस किसके अंदर में आता है? ये पूरा का पूरा प्रोसेस आता है हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर में आता है। तो जैसे मान लो कि ये ऑर्गेनिज्म है, इसका फिर डीएनए लिया गया, फिर इसका मान लो कि इससे इन दोनों का डीएनए में किससे मैच कराना है? देखना है कि ये दोनों का सी से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सी वाला ले लिया। तो अगर मान लो कि ये देखो, तो ऐसे देखने के बाद जिसका भी सी से मैच कर जाएगा, जिसका भी सी से मैच कर जाए, फॉर एग्जाम्पल दैट सी इज क्लेमिंग दैट आई एम द सन ऑफ ए और द सन ऑफ बी, लेकिन ये क्या करें? इज डिसएग्री विद दिस कि हाँ ठीक है सी नहीं है। तो जिसका भी सी से मैच कर जाएगा, दिस मीन्स दैट हमारा क्या हो जाएगा? वही उसका सन हो जाएगा। तो इस तरीके डीएनए मैच करके हम लोग पता लगाते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के केस में, दैट क्रिमिनल्स को फाइंड आउट करने के लिए, या फिर कोई डिस्प्यूट्स को फाइंड आउट करने के लिए। और ऐसे हमारे VNTR क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। और फिर चलो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। लिस्ट एनी टू एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक। अच्छा, ये तो हम लोग ने पता ही लगा लिया। क्या क्या लिस्ट टू एप्लीकेशंस अभी जस्ट हम लोग ने किया कि क्रिमिनल्स को फाइंड करने के लिए, या फिर फैमिली डिस्प्यूट्स को फाइंड करने के लिए, या फिर दो डीएनए को मैच करने के लिए। जहां पर भी दो डीएनए को मैच करेंगे वहां पर भी हम लोग क्या करेंगे? ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक को हमारे काम पे आती है। देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग को अगर बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये क्या करना है? कम से कम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ऑल्दो ये टेक्निक काफी बड़ी है, मतलब काफी टाइम लगी एक्सप्लेन करने में, तो अभी के लिए ये नहीं, आगे अगर वीडियो में टाइम मिला तो फिर हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये टेक्निक को क्या करना है? अच्छे से समझना है। इसमें कई सारे टर्म्स दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल पॉलीमॉर्फिज्म एंड एज वेल एज सैटेलाइट डीएनए, माइक्रोसैटेलाइट। तो ये क्या करना है? टर्म्स आपको अच्छे से ध्यान में रखना है ताकि आपको बोर्ड्स में क्या कर सके? हेल्प मिल सके। इट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द बोर्ड। So let us move on to our next question, which is so question number 26. तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। State the views of Oparin and Haldane on evolution. Basically, Oparin और Haldane ने क्या कहा था? Just wait for a moment. Let us have our marker. Okay, now. So, ओपेरिन एंड हेल्डन ने एक्चुअली क्या कहा था इवोल्यूशन के बारे में। तो ये जैसा कि आपको पता है, मतलब समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है कि जो हेल्डन एंड ओपेरिन साइंटिस्ट थे तो उन्होंने इवोल्यूशन के ऊपर क्या कहा था, एंड उनके सपोर्ट में जो एसएल मिलर का एक्सपेरिमेंट था उन्होंने कैसे उसको मतलब सपोर्ट किया था, फिर उनके व्यूज क्या थे उसके उनकी थ्योरी को लेके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए हम लोग समझते हैं व्हाट इज ओपेरिन एंड हेल्डन व्यू, थ्योरी क्या थी बेसिकली।
इवोल्यूशन के लिए। तो देखो अगर हम लोग ओपेरिन और हेल्डेन की बात करें तो इन्होंने सपोर्ट या फिर ये बोला था कि जो बायोजेनेसिस है, बेसिकली इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि बायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस का मतलब क्या है, जेनेसिस मतलब बर्थ, अगर हम इसको डिफरेंशिएट मतलब अलग अलग करने की कोशिश करें तो इसको देखें तो जेनेसिस मतलब क्या होता है, जेनेसिस मतलब होता है बर्थ और बायो फॉर द लिविंग, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा था कि जो हमारे इवोल्यूशन है या फिर जो इवोल्यूशन हुआ है, फिर जो ओरिजिन हुई वो कहाँ से हुई, फ्रॉम द लिविंग। और इसके बाद इन्होंने सपोर्ट किसको किया था, इसके बाद इन्होंने सपोर्ट किया था फॉर द केमिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन, चलो दोनों का मतलब थोड़ा सा समझते हैं। अब देखो देखो इन्होंने ये लिविंग और मतलब यहाँ से जो बायोजेनेसिस का मतलब ये है कि यहाँ पर इन्होंने जैसे आरएनए के मॉलिक्यूल हो गया, जैसे प्रोटीन हो गई, तो इन्होंने ये कहा था कि इस तरीके के इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इस तरीके के कौन से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे इनऑर्गेनिक कह रहे हैं तो उसका मतलब हमारे से उससे है कि जैसे कि थोड़ा सा इन फॉर्मेशन के थोड़ा सा पहले चले जाए, ठीक है। जैसे आरएनए और प्रोटीन का मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ था, इसके अगर थोड़ा सा पहले की बात करें तो वहां पर से इनऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से फॉर्मेशन किसका हुआ, आरएनए एज वेल एज प्रोटीन का। अब आरएनए एज वेल एज प्रोटीन के फॉर्मेशन के बाद हमारे न्यूक्लिक एसिड बने, फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बनना स्टार्ट हुए। ये कहना किसका था, ये कहना था हमारे ओपेरिन एज वेल एज हेल्डेन का, ठीक है। उन्होंने बोला था, उन्होंने बेसिकली सपोर्ट किया था थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को, और थ्योरी उनके हिसाब से कि जो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस थी वही किसके मतलब वही आगे किसको लीड्स करती है, वही आगे लीड करती है फॉर द केमिकल इवोल्यूशन। तो केमिकल इवोल्यूशन, यही तो केमिकल मॉलिक्यूल्स है ना, यही केमिकल मॉलिक्यूल्स आगे चल के क्या बनाते हैं, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो ये हमारी थ्योरी इनकी हो गई। अब इनका कहना है कि हाउ डज एसएल मिलर एक्सपेरिमेंट सपोर्ट ऑन दियर व्यूज। तो एसएल मिलर के जो एसएल मिलर थे उनका इनके बारे में क्या कहना था, देखिए एसएल मिलर का जो एक्सपेरिमेंट है, एसएल मिलर का जो एक्सपेरिमेंट है वो कब किया गया था, वो किया हुआ था 1953 में। 1953 में एसएल मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने पूरा का पूरा एक सेटअप लिया था और कहीं ना कहीं इनका जो रिजल्ट था वो इनसे मैच कर रहा था, इनका जो रिजल्ट था वो इनसे मैच कर रहा था, या फिर ये कहे कि इन्हीं के जो इन्होंने थ्योरी पॉइंट में दिया था उसको एक्सपेरिमेंटली करके किसने देखा था, एसएल मिलर ने देखा था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बेसिकली एक पूरा सेटअप लिया हुआ था, उसमें फ्लास्क में, देखो आप लोग को थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, हम लोग देखते हैं आगे। ये देखिए ये पूरा का पूरा किसने एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंट था हमारे एसएल मिलर का। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो फ्लास्क लिया था उसमें सेम गैसेस ली थी। कौन कौन सी गैसेस ली थी, उन्होंने ये वाली गैसेस ली थी, उन्होंने लिया था मीथेन, उन्होंने लिया था अमोनिया, उन्होंने लिया था वाटर और उन्होंने लिया था हाइड्रोजन। तो इस वाले गैसेस को लेके उन्होंने किसमें, एक फ्लास्क में उन्होंने, और देखो मिलर का एक्सपेरिमेंट कब था, मिलर का एक्सपेरिमेंट था 1953 में, ठीक है। इन्होंने क्या लिया था, इन्होंने बेसिकली क्या करवाया था, इन्होंने इलेक्ट्रिक स्पार्क करवाया था, ठीक है। ये देखो जो आपको दिख रहा है ये इलेक्ट्रिक स्पार्क है, और इन्होंने जो टेम्परेचर इधर पे लिया हुआ था वो टेम्परेचर अराउंड कितना लिया था, 800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो वही केमिकल इवोल्यूशन हम लोग ने पढ़ा था ना, दैट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का बनना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से फिर कंबाइन होना और फिर आगे पूरा का पूरा क्या बन जाना, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाना। देखो ये वाली गैसेस है, इसमें स्पार्क डिस्चार्ज हुआ विद द, इन्होंने लिया क्या था, इलेक्ट्रोड लिया हुआ है। तो इन्होंने जब ये पूरा का पूरा सेटअप ली के पूरा एक्सपेरिमेंट किया हुआ था तो इन्होंने ये देखा था कि यहाँ पर कौन बना था, यहाँ पे फर्स्ट एमिनो एसिड फॉर्म हुई थी, और उस एमिनो एसिड का नाम क्या था, उस एमिनो एसिड का नाम था ग्लूटामिक एसिड, उस एमिनो एसिड का नाम था ग्लूटामिक एसिड। अब देखिए अगर हमारे पास एमिनो एसिड बन चुकी है तो बट ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स कंबाइन करके क्या बनते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू प्रोटीन्स बन जाते हैं। अब हमारे पास अगर प्रोटीन्स बन चुके हैं तो बट ऑब्वियसली धीरे धीरे क्या बनेंगे, जेनेटिक मटेरियल, आरएनए, डीएनए बनना, फॉर्मेशन होना शुरू हुआ। इस तरीके धीरे धीरे करके क्या होगा, इवोल्यूशन हुआ और हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ओरिजिनेट हुई। तो ये हमारी दो थ्योरीज थी, हेल्डन एज वेल एज एसएल मिलर की। ये थ्योरीज किसको सपोर्ट करती हैं, दीज थ्योरी सपोर्ट फॉर द केमिकल दीज थ्योरी सपोर्ट फॉर द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ठीक है। तो चलो
लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, और में एक और क्वेश्चन है हमारे पास, वही 26 के दो और क्वेश्चन होते हैं। अभी जैसे हमने देखा हुआ था कि इंटरनल चॉइसेस दी जाती है, तो उसके हमारे दो क्वेश्चंस है, तो ये और करके दूसरा वाला क्वेश्चन है। तो ये हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा वाला क्वेश्चन कह रहा है हाउ डज हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन एक्सप्लेन जेनेटिक इक्विलिब्रियम एंड डिस्क्राइब, सेकेंड पॉइंट कह रहा है डिस्क्राइब हाउ दिस इक्विलिब्रियम गेट डिस्टर्ब व्हिच मे लीड टू फाउंडर इफेक्ट। तो इसको छोड़ के हम लोग पहला वाला ज्यादा, मतलब पहला वाला करने की कोशिश करते हैं। पहला वाला, इसको छोड़ के हम लोग पहले वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला पार्ट हमारा क्या कर रहा है कि हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन क्या एक्सप्लेन कर रहा है अबाउट द जेनेटिक इक्विलिब्रियम। तो हमारा हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन एक्चुअल में था क्या? देखो, इन्होंने ये कहा था कि इन्होंने, सबसे पहले इसमें देखते हैं, इन्होंने ये कहा था कि किसी भी एक पॉपुलेशन की जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी रहती है, देखो इन्होंने इक्वेशन को क्या बनाया था, इन्होंने इक्वेशन बनाया था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। वो क्या रहती है? वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। वो हमेशा क्या रहती है? एलिलिक फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो इन्होंने इसी के टर्म्स में हार्डी-वेनबर्ग में इन्होंने क्या बताया था? जेनेटिक इक्विलिब्रियम के बारे में एक्सप्लेन किया था। इन्होंने ओवरऑल 4 फैक्टर्स लिए थे। वो 4 फैक्टर्स हमारे क्या क्या है? सबसे पहला क्या था? सबसे पहला था जीन माइग्रेशन। फिर दूसरा क्या था? दूसरा था जेनेटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। फिर क्या था? फिर था हमारा म्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। और चौथा क्या? और लास्ट हमारा क्या है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट हमारा क्या है? लास्ट हमारा है लास्ट हमारा जस्ट लीव दैट, लास्ट हमारा है नेचुरल सिलेक्शन। लास्ट हमारा क्या है? नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो ये क्या कहता है? ये हमारे, यही हमारा क्या था? यही हमारा था हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन। उन्होंने जेनेटिक इक्विलिब्रियम को कैसे एक्सप्लेन किया था। तो चलिए उसके लिए थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं। अगर हम लोग पूरा का पूरा थ्योरेटिकल फॉर्म में पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि एक्चुअल में ये पूरे के पूरे कहते क्या है। अकॉर्डिंग टू हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, द फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, मतलब और उसके बाद, और वो जनरेशन टू जनरेशन पास होता रहता है। तो उन्होंने बोला था कि ये 4 फैक्टर्स है जो कि इस जेनेटिक इक्विलिब्रियम को, ये जेनेटिक इक्विलिब्रियम को बेसिकली इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से? पहला हो गया हमारा जीन माइग्रेशन, अच्छा दूसरा हो गया जेनेटिक ड्रिफ्ट, थर्ड क्या हो गया? म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन, और फोर्थ क्या हमारा हो गया? नेचुरल सिलेक्शन। देयर आर 4 फैक्टर्स जो इस जेनेटिक इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करते हैं। देखो जेनेटिक इक्विलिब्रियम, ये जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी ओवरऑल जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट रहती है, इसी को हम लोग ने क्या नाम दिया? इसी को हम लोग ने नाम दिया है जेनेटिक इक्विलिब्रियम। अब इसको इफेक्ट करने वाले कौन हो सकते हैं? जीन माइग्रेशन। व्हाट इज जीन माइग्रेशन? मतलब ड्यू टू म्यूटेशन, ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन, ड्यू टू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, धीरे धीरे क्या हो जाए? एक पॉपुलेशन से जीन पूरी तरह से माइग्रेट होकर क्या हो जाए? माइग्रेट हो जाए। जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन, शायद समझ में आता होगा। व्हाट इज म्यूटेशन, व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन? म्यूटेशन किसे कहते हैं? व्हेन देयर इज सडन, बेसिकली जब सडन चेंज हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। और लास्ट हमारा क्या है? नेचुरल सिलेक्शन। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा था? नेक्स्ट वाला दूसरा वाला क्वेश्चन, चलिए देखते हो दूसरा वाला क्वेश्चन। डिस्क्राइब हाउ दिस इक्विलिब्रियम गेट डिस्टर्ब्स व्हिच मे लीड टू फाउंडर इफेक्ट। मतलब क्या है कि जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम है अगर वो डिस्टर्ब होगा, जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम है अगर वो डिस्टर्ब होगा तो फिर फाउंडर इफेक्ट कैसे आएगा? अब देखो, जब भी जीन माइग्रेशन होगा, अगर जीन माइग्रेशन एक बार हुआ, 2 बार, अगर जीन माइग्रेशन डे बाय डे फिर बहुत ज्यादा बार हो गया, अगर जीन माइग्रेशन हमारा मल्टीपल टाइम्स हो गया, तो होता क्या है? बट ऑब्वियस है बहुत सारे चेंजेस होंगे, और उस चेंजेस की वजह से क्या होगा? हमारी पूरी की पूरी जो एलील फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी? पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। और अगर वो चेंज हुई तो बट ऑब्वियस है पहले वाली फ्रीक्वेंसी और बाद वाली फ्रीक्वेंसी, दोनों की फ्रीक्वेंसी में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आएगा ही आएगा। और अगर वो डिफरेंस आ जाता है तो बट ऑब्वियस है अब जो नई वाली पॉपुलेशन या फिर जो नई वाली एलील की फ्रीक्वेंसी होगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं फाउंडर्स। और उसके बाद में इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? इस इफेक्ट को बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। तो ये हमारे टोटली रिलेटेड किससे? हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। और वो जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम है अगर उसमें जीन माइग्रेशन बहुत बार हो गया तो क्या होगा? तो ये हमारा क्या था? दिस वाज क्वेश्चन नंबर 26। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 27। तो चलो देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है
कि स्टडी द ग्राफ गिवन बिलो, जो हमारा ये ग्राफ है उसको हम स्टडी करें एंड देन हमें पता लगाएं कि बेसिकली किसका ग्राफ है। ये इन्होंने बता दिया कि ग्राफ किसका है, ये हमारा ग्रोथ कर्व है। ए भी ग्रोथ कर्व है और बी भी ग्रोथ कर्व है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि जो कर्व बी है, देखो ये हमारा ए वाला पार्ट है, ये वाला हमारा बी वाला पार्ट है। द कर्व बी डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन कहाँ गई, अच्छा ये छुपी है, तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। डी एन इज इक्वल्स टू, ये थोड़ा सा आई थिंक मिसप्रिंट है, डी एन इज इक्वल्स आर एन एंड देन के माइनस एन अपॉन के। तो डी एन इज इक्वल्स टू आर एन के माइनस एन अपॉन के। तो ये इक्वेशन हमारी है। द कर्व बी डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, व्हाट डज के स्टैंड फॉर दिस इक्वेशन एंड मेंशन इट्स सिग्निफिकेंस। इसमें बेसिकली हमारा के, हालांकि इससे कोई डिफरेंस नहीं था, इधर पे आर होता है या फिर 4 होता, लेकिन हमारे जो बुक की इक्वेशन है वो वहां पर ये आर है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है के बारे में, ठीक है, के बारे में पूछा गया है। के बारे में जानने के पहले हम लोग इन ग्रोथ कर्व्स को बेसिकली देखते हैं कि कैसा ग्रोथ कर्व है। देखो ये ए वाला जो ग्रोथ कर्व है ये कैसा है हमारा, ये हमारा है जे शेप्ड का, ठीक है। और बी वाला जो ग्रोथ है ये हमारा कैसा कर्व है, ये हमारा है सिग्मोइड कर्व, ओके। और ये जो सिग्मोइड कर्व है, आई थिंक आप में से सभी लोगों को याद आ गया होगा कि ए वाला कैसा था, ए वाला हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है। ये हमारा चैप्टर नंबर 13 एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, ये हमारा चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पॉपुलेशन का क्वेश्चन है। और बी वाला हमारा क्या है, इट इज लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। ये हमारा क्या है, ये हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है। तो इसमें के क्या बोल रहे हैं, के को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, के को हम लोग देते हैं, बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। के को हम लोग बोलते क्या है, के को हम लोग बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। के को हम लोग बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। अच्छा, व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी। अब देखो कैरिंग कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि एक हैबिटेट, एक इन्वायरमेंट अपने आप में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, कितनी पॉपुलेशन को क्या कर सकता है, उसको होल्ड ऑन कर सकता है, या फिर ये कह सकते हैं उसको सरवाइव करने के लिए वो कितना कितना प्रोवाइड कर सकता है। बट ऑब्वियसली हम लोग अपने इन्वायरमेंट से ही पूरा डिपेंडेंट होते हैं, फिर हमारा चाहे वो ऑक्सीजन हो, फिर चाहे वो हमारे फॉर द फूडिंग हमारे लिए हो। तो एक इन्वायरमेंट कितना पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकता है या फिर कितने पॉपुलेशन को होल्ड ऑन कर सकता है ताकि वो अच्छे से सरवाइव कर सके, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसी को बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द टू कर्व्स इज कंसीडर्ड अ मोर रियलिस्टिक वन फॉर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। इन्होंने टर्म दिया है कि इन दोनों ग्रोथ कर्व्स में से ए और बी में, मतलब हमारा एक एक्सपोनेंशियल है और एक लॉजिस्टिक है, तो इन दोनों ग्रोथ कर्व्स में कौन सा हमारा ज्यादा रियलिस्टिक है। तो देखो थोड़ा सा इन कर्व्स के बारे में भी जानते हैं। हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व ये कहता है कि अगर हमारे पास पॉपुलेशन है और अगर हम उसको प्रॉपर फूडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब उसको खाने के लिए बहुत सारा फूड उसके आसपास अवेलेबल है, तो उसकी जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियली, मतलब विदाउट एनी चेक बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी और बढ़ती ही जाएगी। ये हमारा क्या कहता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। बट लॉजिस्टिक क्या कहता है कि अगर हमारे पास प्रॉपर फूडिंग है भी, तब भी जो ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन है वो क्या होगी, एक टाइम तक होगी, एक टाइम के बाद क्या हो जाएगी, वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो देखो कांस्टेंट दिख रहा है, ये क्या कह रहा है कि आप किसी भी पॉपुलेशन फिर किसी स्पीशीज को प्रॉपर खाना वाना दो तो क्या रहेगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी और वो बढ़ती ही चली जाएगी। लेकिन लॉजिस्टिक क्या कहता है कि नो, इट विल इंक्रीज बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम और आफ्टर एट इंस्टेंट स्टेज वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ये हमारा क्या कह रहा है, लॉजिस्टिक। अब हमसे क्वेश्चन पूछा क्या गया है कि इन दोनों में से कौन से रियलिस्टिक है, मतलब कौन सा ज्यादा आपको रियल लगता है। तो सोच के देखो कि अगर ऐसा पॉसिबल है कि किसी को भी खाना दो, बढ़ता बढ़ता बढ़ता, मतलब उसकी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब नंबर ऑफ स्पीशीज का बढ़ना, तो पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सट्रीम तक पहुंच जाए, तो ऐसा पॉसिबल हमारे एनवायरमेंट में नहीं है। हमारे एनवायरमेंट में क्या होता है कि भले ही उसको कितना भी दे रहे हैं फूड, बट एक टाइम के बाद क्या हो जाएगी, उसकी जो ग्रोथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो कांस्टेंट हो जाएगी। इज जस्ट लाइक सेम कि किसी के 100 मार्क्स आ रहे हैं, अब 100 के आगे 102 103 तो मार्क्स नहीं आ सकते ना, इट अ कांस्टेंट, मतलब कुछ हर एक चीज का अपना लिमिट है, अपना मैक्सिमम है। तो वही हमारा जो पॉपुलेशन हो गया वो ज्यादा, मतलब रियलिस्टिक कौन सा है, तो हमारा रियलिस्टिक कौन सा है, मोर रियलिस्टिक कौन सा हो गया, मोर रियलिस्टिक हो गया हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व।
लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। ऑल्दो 12th के बोर्ड्स पेपर आने वाले हैं तो आपका ये रिवीजन ही पॉइंट मतलब रिवीजन ही चल रहा है, तो मोस्ट ऑफ यू प्लान भी कर लिया होगा दैट वी हैव टू क्या होता है, हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छे मार्क्स, हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छे मार्क्स लाने हैं ताकि हमारा क्या हो सके, बट ऑब्वियसली सेटिस्फैक्शन, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, उससे ज्यादा पेरेंट सेटिस्फैक्शन। खैर छोड़ो, तो हमें क्या कह रहा है कि कौन सा रियलिस्टिक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, ऑल्सो विच कर्व वुड डिपेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज ऑफ अ डियर इफ देयर आर नो प्रीडेटर्स। मतलब क्या है कि जो इस डियर की स्पीशीज है, कोई भी रैंडम इन्होंने डियर का एग्जाम्पल लिया है, तो जो डियर की स्पीशीज हैं उनके आसपास कोई भी प्रेडेटर नहीं है, तो उस टाइम पे भी कौन सा तो कौन सा होगा, ही हमारा क्या होगा, जो हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है वही हैबिटेट में अपना मतलब एग्जिस्ट करेगा। क्यों? बिकॉज देखो नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डियर्स, मान लो उनके आसपास कोई भी प्रेडेटर्स नहीं है। वाटर प्रेडेटर्स, प्रेडेटर्स वो होते हैं जो कि जिनको खाने के लिए बेसिकली जिनका कोई ना कोई प्रे होता है। तो प्रेडेटर्स कौन होते हैं कि जिनको मतलब डियर को जो भी खाने वाले होंगे, डियर इधर पे डियर क्या हो जाएगा, प्रे हो जाएगा, और प्रेडेटर्स जो डियर को खाएंगे। तो अगर उस टाइम पे कोई भी प्रेडेटर नहीं है तो जो स्पीशीज की डियर की जो स्पीशीज है वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ते 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 बढ़ जाएगी। बट ऑब्वियसली चलो ठीक है बढ़ गई बिकॉज उनके पास कोई भी प्रेडेटर नहीं है और आसपास इन्वायरमेंट में स्पेशल या फिर एम्बिएंट अमाउंट ऑफ उनके आसपास फूड अवेलेबल है। लेकिन बढ़ते बढ़ते एक टाइम पर जो डियर की स्पीशीज है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि उनका खुद का प्रे क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। मतलब वो जो फूडिंग है उनके पास वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जब खत्म हो जाएगी तो उनके आसपास क्या हो जाएगा, कंपटीशन, और उस टाइम पे भी क्या हो जाएगी, हमारी जो पॉपुलेशन है वो हमारा कांस्टेंट हो जाएगी। तो दोनों ही केस में हमारा जो ग्रोथ कर्व आएगा वो कौन सा आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। सो लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या कह रहा है, नेम द सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर किसे कहते हैं इन द क्लोनिंग वेक्टर्स PBR322 एंड मेंशन द रोल दे प्ले। तो हमारा जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड का नाम क्या है, प्लाज्मिड का नाम है PBR322। ऑल्दो ये हमने अपने पिछले सेक्शंस में ये क्वेश्चन आया हुआ था तो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था उधर पे पूरा डायग्रामेटिक व्यू दिखाकर एक्चुअल में PBR322 होता मतलब कैसा होता है या फिर उसमें क्या क्या रोल्स होते हैं। तो इससे पूछा गया है कि सेलेक्टेबल मार्कर का क्या रोल होता है। तो सेलेक्टेबल मार्कर का यहाँ पे क्या रोल होता है, नेम हमें देने। तो नेम कौन सा है सेलेक्टेबल मार्कर, एक होगा एम्फिसिलिन, 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 और एक क्या है टेट्रासाइक्लिन। एक होता है एम्फिसिलिन और एक होता है टेट्रासाइक्लिन। एम्फिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन ये हमारे क्या हैं, ये हमारे दो सेलेक्टेबल मार्कर्स है जो किसमें यूज किए जाते हैं, जो PBR322 और PBR322 क्या है, इट इज अ क्लोनिंग वेक्टर। तो दीज आर द टू सेलेक्टेबल मार्कर्स। और इनका रोल क्या होता है, इनका रोल होता है टू डिफरेंशिएट या फिर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। किसके बारे में डिस्टिंग्विश करना, बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्म, मतलब जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या फिर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स के बीच में क्या करना, डिस्टिंग्विश करना। ये काम किसका होता है, ये काम होता है हमारा सेलेक्टेबल मार्कर का। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई इज द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज और बीटा गैलेक्टोसाइडेज is preferred, why is the coding sequence of an enzyme beta galactosidase is preferred as a selectable marker in comparison to one the name above। मतलब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हम लोग बीटा गैलेक्टोसाइडेज को ज्यादा प्रेफर क्यों करते हैं इन कंपैरिजन टू एम्फिसिलिन और एज वेल एज टेट्रासाइक्लिन। तो अभी हमने नेम दिया कि हमारे पास कौन से सेलेक्टेबल मार्कर हैं, एम्फिसिलिन एज वेल एज टेट्रासाइक्लिन। तो हम लोगों को बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जरूरत क्यों पड़ी, हमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी एज अ सेलेक्टेबल मार्कर यूज किया जाता है, ये भी एज अ सेलेक्टेबल मार्कर यूज किया जाता है। तो देखो होता क्या है कि इनको अगर हमको एज अ सेलेक्टेबल मार्कर यूज करना है तो हमारे पास जो कल्चर प्लेट होती है जिसमें हम लोग इनको ग्रो कराते हैं, जिसमें एक तरफ हम लोग क्या रखते हैं एम्फिसिलिन कंटेनिंग मीडियम, एक तरफ रखते हैं टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम। तो इनको क्या कराना रहता है, लगातार इनको इंटरचेंज कराना रहता है।
तो अब यहाँ पर क्या है, लगातार इंटरचेंज कराना काफी लेंदी प्रोसेस हो जाता है। लेकिन बीटा गैलेक्टोसाइडेज की बात करें तो ये किस पे वर्क, बेसिकली ये क्या है, ये क्या देते हैं, ये क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है। क्रोमोजेनिक सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, जो कलर देते हैं। ये किस पे एक्ट करते हैं, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस कौन से होते हैं जो क्या करते हैं, जो कलर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये कलर देते हैं, और इसीलिए ये जो मैकेनिज्म पे वर्क करते हैं उनको बोलते हैं इंजर्शनल इनएक्टिवेशन। इंजर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है। तो ये जिस पे वर्क करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंजर्शनल इनएक्टिवेशन। इनके लिए बस कलर, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ कलर पे, एक जो ब्लू एज वेल एज कलरलेस फॉर्मेट पे ये वर्क करते हैं, और इनके लिए कोई भी प्लेटिंग को एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं होती है। दैट इज वाई बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज प्रिफर्ड एज अ सेलेक्टेबल मार्कर ओवर एम्फिसिलिन एज वेल एज टेट्रासाइक्लिन। होप सो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ओके। सो दिस इज आवर क्वेश्चन, दिस वाज द सेक्शन डी। ये हमारा का पूरा पूरा सेक्शन डी था, सॉरी सेक्शन सी था। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन डी एज वेल एज सेक्शन ई। थैंक यू फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।